नमस्ते मित्रों, आज हम रिव्यू करेंगे एक लघु पर उतनी ही अधिक क्रांतिकारी पुस्तिका का जिसका नाम है विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस। इसके लेखक हैं हमारे पूज्य गुरुजी, संसार के सर्वश्रेष्ठ वैदिक वैज्ञानिक आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी। यह बुकलेट इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर यह अब तक के हमारे सबसे महत्वपूर्ण वीडियो में से एक होगा, इसीलिए ध्यान से अंत तक अवश्य देखिएगा। मित्रों, विचार कीजिए, सबसे प्रामाणिक और सही परिभाषा विज्ञान की हमें कैसे पता चलेगी? सर्वप्रथम इस शब्द का उल्लेख कहां हुआ? हमारे टीचर्स, उनके गुरु, बुक्स, विद्वानों के ग्रंथ, साइंटिस्ट्स, उनके पहले फिलोसोफर्स, उनसे पहले हमारे ऋषि। इस श्रृंखला में यदि हम पीछे जाते जाएं तो अंत में हम पहुंचेंगे वेदों पर, क्योंकि वेदों से पुरातन और प्रामाणिक इस संसार में और कुछ भी नहीं मिलता। वेदों का प्रमाण मानने का एक कारण यह भी है कि मनुष्य ने धरती पर उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम भाषा वेदों से ही सीखी। इसकी विवेचना हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। इसको डिटेल से समझने के लिए आप वैदिक रश्मि विज्ञानम और आदि सृष्टि के अज्ञात रहस्य पुस्तकें पढ़ सकते हैं। सर्वप्रथम पुस्तक के संपादक श्री विशाल आर्य जी पूछते हैं कि टेक्नोलॉजी का विकास मनुष्य सुख के लिए करता है, पर क्या आज हम वास्तव में सुखी हैं? क्या वर्तमान में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके दुष्प्रभाव ना हो? नहीं। इसका अर्थ हुआ कि हमसे कहीं ना कहीं कोई भूल हो रही है। हमने भौतिकी और विज्ञान को गहराई से नहीं समझा। प्रसिद्ध थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट रिचर्ड फेमनेन ने कहा था, We do not yet know all the basic laws. There is an expanding frontier of ignorance. अपूर्ण भौतिक विज्ञान पर आधारित टेक्नोलॉजी के दुष्प्रभाव हम संसार भर में देखते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक जब किसी तकनीक का विकास करते हैं तो उनकी दृष्टि प्रायः एकांगी ही होती है। सबसे सरल उदाहरण हमारे पास है प्लास्टिक का। यूनिवर्स के हर प्रोसेस को हम मैथ से समझना चाहते हैं, पर गंभीरता से सोचें कि क्या यह वास्तव में संभव है? मैथ्स हमारे विचारों को समझाने की एक भाषा मात्र है। यदि हम मैथ से किसी सिद्धांत को नहीं समझा पाए, इसका अर्थ यह नहीं कि वह विज्ञान ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक बीज से पेड़ बनने की प्रक्रिया को हम मैथ से नहीं समझा सकते, फिर पूरा यूनिवर्स तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसी प्रकार एक्सपेरिमेंटेशंस, टेस्टिंग और ऑब्जर्वेशंस के अपने ही लिमिटेशंस होते हैं। यदि हम किसी पदार्थ को डिटेक्ट न कर पाए, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वह पदार्थ एग्जिस्ट ही नहीं करता। प्रथम मुख्य भाग में पुस्तक मॉडर्न साइंस का पर्सपेक्टिव हमें समझाती है। अनेक वर्तमान वैज्ञानिक अपने विज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी भी पद्धति से सृष्टि आदि विषयक चिंतन को दर्शन अर्थात फिलॉसफी कहकर उपेक्षा करते हैं। एमजे क्लग्स्टन द्वारा संपादित साइंस डिक्शनरी के अनुसार The ongoing search for knowledge about the universe is called science. According to Chambers Dictionary, science is the knowledge ascertained by observation and experiment, critically tested, systematized and brought under general principles, especially in relations to the physical world, a department or a branch of such knowledge or study. As per Oxford Advanced Learners Dictionary, Indian edition, science is organized knowledge, especially when obtained by observation and testing of facts about the physical world, natural laws. इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि भौतिक जगत अर्थात ब्रह्मांड का जो ज्ञान प्रयोगों, प्रेक्षणों और विविध परीक्षणों से सुपरीक्षित एवं व्यवस्थित होता है, उसे साइंस माना जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि परीक्षण के जितने शक्तिशाली संसाधन हमारे पास होंगे, उतनी ही हमारी सृष्टि के पदार्थों की समझ बढ़ेगी। पाश्चात्य देशों में न्यूटन से पूर्व ग्रेविटी, गैलीलियो और कोपरनिकस के पूर्व पृथ्वी का गोलाकार और परिक्रमण सब कल्पना माना जाता था। हालांकि जब यह महान वैज्ञानिक जन्मे भी नहीं थे, उस समय भारत के आर्यभट्ट, भास्कराचार्य और वराहमिहिर जैसे भारतीय खगोल शास्त्री ग्रहों की गतियों का ऐसा अनुसंधान कर रहे थे जो यूरोप के लिए अनइमेजिनेबल था। मॉडर्न साइंस ने कोपरनिकस, गैलीलियो आदि को वैज्ञानिक माना, पर महान भारतीय वैज्ञानिकों के रिसर्च को
साइंस नहीं माना। यह कैसी मानसिकता है? महर्षि कणाद, भरद्वाज आदि की चर्चा को स्टोरी बताकर उपहास किया जाता है, भारतीयों के द्वारा भी। यह बौद्धिक दास्ता की दुखद पराकाष्ठा है। बहुत तो पाश्चात्य विज्ञान के अंधानुगमन करने में ही अपना अनुसंधान मान लेते हैं। इसके पश्चात पुस्तिका में एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस की संदिग्धता पर चर्चा की गई है। पहले ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं। एक उदाहरण से समझने का प्रयास करें तो आपने मिराज इफेक्ट देखा या सुना होगा। इसमें ऐसा होता है कि मरुस्थल या गर्मी के दिनों में दूर सड़क पर पानी जैसा ऑब्जर्व होता है, जिससे वस्तुओं की इमेज दिखती है, पर वास्तव में वहां पानी नहीं होता। तर्क और बुद्धि लगाने पर पता चलता है कि ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन वास्तव में क्यों और कैसे होता है। अब जो हमारे ऋषि महर्षियों से अधिक विदेशी विद्वानों पर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, उनके लिए कुछ प्रख्यात विदेशी वैज्ञानिकों के विचार एक्सपेरिमेंट्स के विषय में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो लोग बिना गणितीय व्याख्या के किसी सत्य को स्वीकार नहीं करते, उनके लिए लेखक आगे मैथ्स की कसौटी की मीमांसा करते हुए विश्व प्रसिद्ध विद्वानों के विचार साझा करते हैं। आगे गुरुजी वर्तमान विज्ञान की एक विचित्र लक्षण पर भी ध्यान आकर्षित करवाते हैं। यहां स्टीफन हॉकिंग स्वयं वर्तमान विज्ञान के खोखलेपन या अनेकत्र मिथ्यापन को न केवल स्वीकार कर रहे हैं, अपितु ऑब्जर्वेशंस द्वारा मिथ्या सिद्ध हो सकने को साइंस का एक लक्षण या विशेषता भी घोषित कर रहे हैं। साइंस यदि बदल रहा है तो या तो जिसको पहले आप साइंस समझ रहे थे वह गलत था, या बदलने के बाद जिसको आप साइंस समझ रहे हैं वह गलत है, क्योंकि सृष्टि के नियम कभी नहीं बदलते, सत्य कभी नहीं बदलता, वास्तविक विज्ञान नहीं बदलता। मॉडर्न साइंस की इसी कमी को छुपाने के लिए गर्व से कहा जाता है कि मॉडर्न साइंस डायनामिक है। इसीलिए आज हम देखते हैं कि सृष्टि उत्पत्ति जैसी एक घटना को एक्सप्लेन करने के लिए अनेक प्रकार की थ्योरीज उपलब्ध हैं। सबके पास अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, मैथ्स भी है अपनी थ्योरीज को सपोर्ट करने के लिए। बिग बैंग हो या स्टेडी स्टेट, बबल यूनिवर्स हो या स्ट्रिंग थ्योरी, सारी थ्योरीज तो सही नहीं हो सकती। फिर भी इन सब से जुड़े वैज्ञानिकों को विश्व के अनेक देशों का समर्थन, सरकारी सहयोग मिलता है, फंडिंग मिलती है, रिसोर्सेज मिलते हैं, लेकिन सबसे तर्कसंगत, ऋषियों के कथनों से संगति रखने वाली, थ्योरेटिकल फिजिक्स की अब तक की सबसे जटिल अनसुलझी समस्याओं का हल प्रदान करने वाली वैदिक रश्मि थ्योरी, जिसमें आज तक कोई विद्वान कोई भी सैद्धांतिक या तार्किक भूल नहीं निकाल पाया, को कोई सरकारी सहयोग नहीं मिल रहा है। आगे आचार्य जी बताते हैं अपने कुछ खट्टे मीठे अनुभव। देश के शीर्ष रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इंडियन गवर्नमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट आदि के वैज्ञानिकों से वर्तमान भौतिकी की समस्याओं पर गुरुजी की चर्चाएं होती रही हैं। आगे गुरुजी वर्तमान शोध प्रक्रिया की कमी और वैज्ञानिकों का हठ समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं। क्या बिना मेजरमेंट किए यदि कोई व्यक्ति इस कमरे की ऊंचाई बताएगा तो मॉडर्न साइंस मानेगा? नहीं मानेगा, भले ही बताने वाला इस भवन का निर्माण करने वाला मिस्त्री, आर्किटेक्ट या इंजीनियर ही क्यों ना हो। इससे जुड़ा अपना अनुभव का एक रोचक प्रसंग आचार्य जी बताते हैं इस पुस्तिका में। एक बार गुरुजी ने TIFR के एक वरिष्ठ प्रोफेसर से सन के कोर का रेडियस कैलकुलेट करके रखने के लिए कहा और बताया वह मुंबई आने वाले हैं। जब दोनों की भेंट हुई तो प्रोफेसर जी ने सन के कोर का रेडियस लगभग 1,66,000 किलोमीटर बताया, अर्थात निश्चित वैल्यू नहीं बताई। इस वैल्यू तक पहुंचने के लिए मैथ्स और ऑब्जर्वेशन का यथासंभव सहयोग लिया गया होगा और संसार के वैज्ञानिक इसे साइंस के दायरे में भी मानेंगे। आप भी गूगल सर्च या नासा, इसरो आदि संस्थाओं की वेबसाइट्स पर जाकर या विख्यात साइंस की बुक्स या जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स आदि में इसकी वैल्यूज पता करके देखें कि क्या रेंज या अप्रोक्सीमेशन बताया गया है। गुरुजी महर्षि ऐतरेय महिदास जी के ऐतरेय ब्राह्मण के आधार पर सन के कोर का रेडियस बताते हैं एग्जैक्टली 1,50,545 किलोमीटर।
एक भी किलोमीटर ऊपर या नीचे नहीं। इतने पर भी गुरुजी की गणना फिलोसॉफिकल मानी जाएगी और बाकी मॉडर्न साइंटिस्ट की अप्रॉक्सीमेट गणना भी साइंटिफिक। यह कैसा न्याय है? वास्तव में वर्तमान विज्ञान की स्थिति ऐसी है कि वह जंगल में भटक गया है। सारी टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट्स का सहारा लेकर भी उन्हें निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। फिर भी अपनी जिद के कारण किसी लोकल विलेजर के बताए रास्ते पर विश्वास नहीं करेंगे, भले ही वह गांव वाला उस जंगल का जानकार ही क्यों ना हो। गुरुजी के ग्रंथ वेद विज्ञान आलोक में सैकड़ों ऐसे विषय हैं जिन पर वर्तमान विज्ञान अपनी शैली से सोचने में दशकों का समय व्यतीत करेगा, अरबों खरबों डॉलर खर्च करेगा, परंतु इस ग्रंथ से उन्हें सरलता से यह सब जानकारी मिल जाएगी जिस पर वे अपने ढंग से एक्सपेरिमेंट्स या ऑब्जर्वेशंस करने का प्रयास भी कर सकते हैं। क्या मॉडर्न साइंस को यह लाभ कम दिखाई देता है? इसी प्रकार जब गुरुजी अपने ग्रंथ में धनंजय रश्मियों की गति लाइट की स्पीड से अधिक बताते हैं तो बवाल हो जाता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का उल्लंघन बताया जाता है, जबकि मॉडर्न साइंस स्वयं स्पेस इन्फ्लेशन की गति 10 to the power of 28 किलोमीटर प्रति सेकंड मानता है, तब कोई रिलेटिविटी का उल्लंघन नहीं होता। यदि स्पेस वास्तव में एक्सपैंड हो रहा है तो फिर स्पेस तो हर जगह है, तारों और ग्रहों के बीच में भी है। फिर क्यों स्पेस का एक्सपेंशन केवल गैलेक्सीज को ही प्रभावित करता है? तारों और ग्रहों को क्यों नहीं एक दूसरे से दूर दूर होते देखा जाता? इस पर चर्चा हम बिग बैंग सिद्धांत की समीक्षा वीडियो में पहले कर चुके हैं। स्पेस का स्ट्रक्चर या कंटेंट्स पता नहीं, फिर भी मॉडर्न साइंस उसका मास या चार्ज से कर्व होना मानता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, यह वर्तमान विज्ञान को नहीं पता। इसी प्रकार काल अर्थात टाइम क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, क्या यह मात्र एक भ्रम है या वास्तव में कोई पदार्थ है? इनका तर्कसंगत उत्तर मॉडर्न साइंस के पास नहीं है। इसका उत्तर वैदिक भौतिकी ही देती है, जो हम काल विषयक वीडियोस में पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेगेटिव या जीरो टाइम का क्या आशय होता है? क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हमें कुछ भी बताएंगे तो हम उसको सत्य या साइंस मान लेंगे? क्या मैथ्स स्वयं तर्क पर आश्रित नहीं होता? फिर क्यों तर्कसंगत वैदिक भौतिकी को फिलॉसफी कहकर टाल दिया जाता है? किसी ने ठीक ही कहा है, फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, दे रिडिक्यूल यू, देन दे अटैक यू एंड वांट टू बर्न यू, एंड देन दे बिल्ड मॉन्यूमेंट्स फॉर यू। फिलॉसफी के विषय में मैक्स बॉर्न कहते हैं, आई एम नाउ कन्विंस्ड दैट थ्योरेटिकल फिजिक्स इज एक्चुअल फिलॉसफी। आचार्य जी लिखते हैं, थ्योरेटिकल फिजिक्स का जन्म सदैव फिलॉसफी अर्थात तार्किक और व्यवस्थित चिंतन से ही होता है, और जब थ्योरेटिकल फिजिक्स की सीमा समाप्त हो जाती है तब फिर फिलॉसफी अर्थात तार्किक चिंतन ही कार्य करता है, अर्थात फिजिक्स का अंत भी फिलॉसफी से ही होता है। आगे साइंस के डायनेमिक होने के तर्क की समीक्षा की गई है। गुरुजी ने अपनी अनेक वर्षों पूर्व लिखी लघु पुस्तक सृष्टि का मूल उपादान कारण में यूनिवर्स के एक्सिलरेटेड एक्सपेंशन का पूर्णतया खंडन किया था। फिर 2016 में कुछ मॉडर्न साइंटिस्ट आधा सत्य स्वीकार करते हुए मानते हैं कि एक्सपेंशन तो हो रहा है पर एक्सिलरेटेड नहीं। आगे ब्लैक होल का एग्जाम्पल देते हुए गुरुजी लिखते हैं कि प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री प्रोफेसर आभास मित्रा जी ने अगस्त 2004 में वर्तमान कथित ब्लैक होल की अवधारणा का खंडन किया था। अगस्त 2013 को आचार्य जी ने भी स्टीफन हॉकिंग सहित विश्व के अनेक प्रसिद्ध वैज्ञानिकों को वर्तमान भौतिकी पर 12 प्रश्न भेजे थे, जिसमें से एक ब्लैक होल पर भी था। प्रोफेसर मित्रा जी ने कहा था कि इन प्रश्नों में से कुछ के उत्तर तो वर्तमान विज्ञान 100 वर्षों में भी नहीं दे सकता। किसी साइंटिस्ट का उत्तर नहीं आया। स्टीफन हॉकिंग के टेक्निकल असिस्टेंट का एक सामान्य सा पत्र आया गुरुजी को। उसके उपरांत 24 जनवरी 2014 को अकस्मात स्टीफन हॉकिंग ने नेचर पत्रिका में वक्तव्य जारी किया और कहा कि जैसा हम मानते आए हैं वैसा कोई ब्लैक होल ब्रह्मांड में नहीं है। मीडिया ने ना प्रोफेसर मित्रा जी का उतना महत्व दिया और ना आचार्य जी को, लेकिन अपने ही तथ्यों से पलटने वाले हॉकिंग जी को बहुत महत्व दिया गया।
यह कैसी बौद्धिक दास्ता है? पहले तो हानिकारक टेक्नोलॉजी की रिसर्च में भारी धन और समय व्यय होगा, फिर उसके दुष्परिणाम से बचने के उपाय के लिए रिसर्च में धन और समय लगेगा, पुनः कोई अर्ध सत्य पर आधारित नई तकनीक के विकास के लिए संसाधन व्यय होंगे। यह दुष्चक्र सदियों से चलता आ रहा है। यह कैसा साइंटिफिक डायनेमिज्म है? इस विषय पर हम पिछले वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं। इसके पश्चात मॉडर्न साइंस एंड लॉजिक सेक्शन में लेखक पूछते हैं कि क्या तर्क, चिंतन, ऊहा के अभाव में प्रयोग, प्रेक्षण कभी सत्य तथ्यों का उद्घाटन कर सकते हैं? क्या सेम मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर अलग अलग डॉक्टर अपनी योग्यता, बुद्धि के अनुसार अलग अलग डायग्नोसिस और प्रेस्क्रिप्शन नहीं लिखते देखे जाते? इसी प्रकार कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन और रेड शिफ्ट को देखकर संपूर्ण वैज्ञानिक जगत ने बिग बैंग रूपी ऐसा मिथ्या निष्कर्ष निकाला जिसका मूल ही स्वयं समस्याग्रस्त है। सीबीआर और रेड शिफ्ट का कोई अन्य कारण बताए तो उसकी दुराग्रहपूर्ण उपेक्षा की जाती है। इसके पश्चात लेखक वैदिक विज्ञान का पक्ष रखते हैं। विज्ञान शब्द वी पूर्वक ज्या अवबोधने धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है विविध प्रकार का व्यापक और व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। महर्षि दयानंद ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के वेद विषय अध्याय में लिखते हैं, विज्ञान उसको कहते हैं कि जो कर्म, उपासना और ज्ञान इन तीनों से यथावत उपयोग लेना और परमेश्वर से लेकर तृण पर्यंत पदार्थों के साक्षात बोध का होना, उनसे यथावत उपयोग का करना। यहां यह शब्द कर्म, उपासना और ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म में आ जाते हैं हमारे एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, टेस्टिंग एटसेट्रा। मॉडर्न साइंस के अनुसार वह केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानता है, जबकि वैदिक साइंस प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द तीनों प्रमाणों को महत्व देता है। ज्ञान में आ जाता है तर्क, मैथ्स और ऊहा अर्थात अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। महर्षि यास्क ने तर्क को ऋषि तथा ऊहा को ब्रह्म कहा है। मॉडर्न साइंस माने या ना माने, पर जाने अनजाने वह भी अनुमान और शब्द प्रमाण मानता है। एक्सपेरिमेंट्स एक जगह होते हैं, पर अनुमान संपूर्ण ब्रह्मांड का लगा लिया जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड भी किसी ने नहीं ऑब्जर्व किया। सीबीआर और रेड शिफ्ट के कारण बिग बैंग का भी अनुमान ही लगाया जाता है। बिग बैंग किसी ने प्रत्यक्ष तो देखा ही नहीं। चाहे प्लैंक कांस्टेंट या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या रिलेटिविटी हो, शब्द प्रमाण तो मॉडर्न साइंस भी मानता है। लेकिन कोई सबसे तर्कसंगत प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथ वेदों को कोट कर दे तो उसे इमेजिनरी कंसिडर किया जाता है। कारण बौद्धिक दास्ता। आर्योदेश रत्नमाला में विद्या, जो विज्ञान का ही दूसरा नाम है, की परिभाषा करते हुए महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, जिससे ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का सत्य विज्ञान होकर उनसे यथायोग्य उपकार लेना होता है, इसका नाम विद्या है। यदि हम विज्ञान की इन परिभाषाओं पर ध्यान दें तो इनमें सर्वशक्तिमान चेतन सत्ता ईश्वर और उसकी उपासना का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि जब प्राचीन ऋषि, योगी जन, वैज्ञानिकों को कर्म और ज्ञान से भी कोई हल नहीं मिला, तो वे ईश्वर के चिंतन और योग साधना अर्थात उपासना के द्वारा मन की रश्मियों को एलिमेंट्री पार्टिकल्स और छोटी वेव से लेकर विशाल लोक लोकांतरों में प्रविष्ट कराकर उनका अध्ययन और साक्षात विज्ञान प्राप्त किया करते थे, जो निर्भ्रांत होता था। उपासना का महत्व मॉडर्न साइंस तब तक नहीं समझ पाएगा जब तक वह ईश्वर को नहीं समझेगा, और जब तक वह ईश्वर को नहीं समझेगा, मॉडर्न साइंस कितना भी हाथ पैर मार ले, सृष्टि को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाएगा और भूलें करता रहेगा। इस परिभाषा में यह भी है कि यदि विज्ञान से सृष्टि का भला या उपकार नहीं हो रहा है बल्कि अहित हो रहा है, तो वह विज्ञान ही नहीं है। विज्ञान की मॉडर्न और वैदिक परिभाषाओं की यदि हम बिना किसी पूर्वाग्रह के तुलना करें तो स्पष्ट होता है कि महर्षि दयानंद की परिभाषा अधिक सुंदर, सार्थक और व्यापक है।
एक कहावत होती है, थोथा चना बाजे घना। कुछ लोग जो साइंस की बहुत बातें करते हैं, अपने आप को गर्व से नास्तिक कहते हैं, जिनको ईश्वर या वेदों या हमारे महान ऋषियों पर श्रद्धा और विश्वास नहीं, जो विदेशी साइंटिस्ट को ही प्रामाणिक मानते हैं, उनके लिए आगे लेखक ईश्वर के विषय में कुछ वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट के वचन साझा करते हैं। वे लोग इन वचनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और स्वयं निर्णय करें कि उनकी वैज्ञानिक प्रतिभा का स्तर क्या है। आगे लेखक स्पष्ट करते हैं कि वैदिक विज्ञान मॉडर्न साइंस का विरोधी नहीं है, अपितु आने वाले कई दशकों के लिए प्रचुर मात्रा में रिसर्च मटेरियल प्रोवाइड करने वाला मार्गदर्शक और सहयोगी का कार्य कर सकता है। इफ मॉडर्न साइंस इज विलिंग टू हेल्प अस, हेल्प देम। जिस प्रकार मेडिसिन में एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी मनुष्य को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के एक लक्ष्य के लिए अलग अलग पद्धतियों से कार्य करती हैं, इसी प्रकार यदि परिणाम वर्तमान भौतिकी एवं वैदिक पद्धति दोनों से तार्किक प्राप्त हो, तो म्यूचुअल सपोर्ट एंड डायलॉग से राष्ट्र और विश्व को अधिक शुद्ध तथा व्यापक विज्ञान और निरापद टेक्नोलॉजी क्यों न दी जाए। कुछ लोग आचार्य जी से पूछते हैं कि वेद ने संसार को क्या विज्ञान दिया, पहले कुछ करके दिखाओ फिर बात करो। ऐसा प्रश्न करना उचित नहीं है। आप सोचिए, पिछली कुछ सदियों में मॉडर्न साइंटिस्ट को विश्व के कितने देशों की कितनी सरकारों का कितना सहयोग अब तक मिला है। सिस्टम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, लैब्स, इंस्टीट्यूशंस, रिसोर्सेस। दूसरी ओर वैदिक रश्मि सिद्धांत संसार के समक्ष कुछ वर्ष पहले ही आया है और तब से वैदिक भौतिकी को कितना सहयोग मिला, ना के बराबर। हिग्स बोसॉन थ्योरी और ग्रेविटेशनल वेव्स थ्योरी पर भी दशकों तक धैर्यपूर्वक वैश्विक स्तर पर अनुसंधान हुए। लेखक का मात्र इतना ही निवेदन है कि वैदिक भौतिकी पर भी न्यायपूर्वक सहयोग मिले, धैर्यपूर्वक अनुसंधान हो। थ्योरी पढ़कर तो देखिए, यदि तर्कसंगत ना लगे तो उस पर प्रश्न करें, संवाद करें। संपूर्ण विश्व का सहयोग होते हुए पिछले 50 वर्षों में सर्न ने क्या विशेष उपलब्धि प्राप्त की। वर्तमान थ्योरेटिकल फिजिक्स आज एक गंभीर क्राइसिस से गुजर रहा है। इसको समझाने के लिए लेखक मॉडर्न साइंस के कुछ विद्वानों के कथन और लेखों के अंश साझा करते हैं। आगे लेखक हमें याद दिलाते हैं कि एक समय गैलीलियो और ब्रूनो जैसे वैज्ञानिक रूढ़िवाद का शिकार हुए थे। आज कुछ ऐसा ही वैदिक भौतिकी के साथ मॉडर्न साइंस का रूढ़िवाद कर रहा है। लेखक कहते हैं कि आज आप माने अथवा ना माने, आपकी आने वाली पीढ़ी हमारे वैदिक विज्ञान की ओर आने को विवश होगी। कहीं तब तक देर ना हो जाए, धरती और नष्ट ना हो जाए। इसीलिए जितना शीघ्र संसार वैदिक भौतिकी को अपनाएगा, उतनी ही मानवता की भलाई होगी। आज संसार में टेक्नोलॉजी पर बहुत फोकस है, पर थ्योरेटिकल फिजिक्स पर उतना नहीं है, जबकि यही संपूर्ण विज्ञान का मूल है। आगे लेखक ऐसे 100 प्रश्न शेयर करते हैं जो उन्होंने विश्व के अनेक वैज्ञानिकों और उच्च संस्थानों को भेजे, जिनके क्लियर लॉजिकल आंसर्स अब तक मॉडर्न साइंस के पास नहीं है। इनमें से अनेक प्रश्नों के उत्तर वैदिक फिजिक्स दे सकती है, यदि मॉडर्न साइंस अपना हठ और अहंकार त्यागे तथा वैदिक रश्मि थ्योरी समझने का प्रयास करे। मित्रों, मनुष्य की परिभाषा होती है मनन करने वाला प्राणी। आज वास्तविक मनुष्य बहुत कम है। अधिकतर सामान्य लोग मनन ही नहीं करते। सब बस एक दूसरे की देखा देखी, बिना विचारे भाग दौड़ में लगे हैं, अधिकतर लोग पैसों के लिए। मुझे याद है जब हम पढ़ाई कर रहे थे, उन दिनों आईटी बूम प्रचलन में था। आज एआई के कारण सबसे अधिक हानि उसी आईटी फील्ड से जुड़े लोगों को हुई है, लेऑफ्स के कारण। कुछ दिनों पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की जनता के समक्ष एक लक्ष्य रखा। 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए थे। मैकाले ने भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी थी। 10 साल बाद यानी 2035 में उस अपवित्र घटना को 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने कार्यक्रम में आग्रह किया था कि हमें आने वाले 10 वर्षों तक उस 10 वर्षों का लक्ष्य लेकर चलना है कि भारत को
गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। यदि वर्ष 2035 से पूर्व मैकाले शिक्षा पद्धति का सार्थक और प्रभावशाली विकल्प ढूंढने के लिए हम वास्तव में गंभीर हैं, तो उपाय वैदिक भौतिकी ही दे सकती है। मित्रों, यह अति महत्वपूर्ण वीडियो आप साइंस फील्ड से जुड़े छात्रों, शिक्षकों, अधिकारियों और वैज्ञानिकों को अधिक से अधिक शेयर करें। यह पुस्तिका अवश्य पढ़ें, यथायोग्य आचरण करें, यथासंभव वैदिक भौतिकी का सहयोग करें। जय मां वेद भारती।